हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि एनटीपीसी के फेज 6 तक एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो और फेज 7 के एग्ज़ाम बचे जिसके अंदर काफ़ी कम बच्चे अपीयर होने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो ही चुके हैं। तो उसके बेसिस पे अपन जो बच्चे अपीयर हुए हैं और जो बच्चों ने अटैम्प्ट किया उसके बेसिस पे एक एनालिसिस कर रहे हैं। और ये एनालिसिस अपने 2016 से कंपैरिजन करके करेंगे। 2016 में कितनी कट ऑफ रही थी और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, और 2021 में कितनी कट ऑफ रह सकती है, और 2021 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये दोनों कंपैरिजन करके इनका अपन एक कट ऑफ पे पहुंचेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने काफ़ी जोन कट ऑफ का एनालिसिस डाल रखा है, तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कट ऑफ का एनालिसिस सभी जोन्स का। और एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जो चैनल विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपको बताया जाएगा कि एनटीपीसी का फेज 7 कब कंडक्ट हो सकता है और ग्रुप डी एग्ज़ाम कब कंडक्ट हो सकता है, और इसके अलावा आप CBT 2 के लिए कैसे तैयारी करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर रो मार्क्स बताइए कि मिनिमम कितने रो मार्क्स होने चाहिए CBT 1 को क्लियर करने के लिए। तो स्पेशली आपको रो मार्क्स के बारे में बताया जाएगा कि कितने रो मार्क्स आपके होने चाहिए CBT 1 को क्लियर करने के लिए। ये वीडियो स्पेशल बनाई गई है बिलासपुर जोन के लिए। ठीक है। ये बिलासपुर जोन वालों के लिए है, और बाकी जोन वाइज मैंने कट ऑफ एनालिसिस डाल कर प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 2016 के अंदर लास्ट टाइम अपने एनटीपीसी की वैकेंसीज आई थी। उस टाइम जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी वो थी 92 लाख एप्लीकेशन, और अब की बार जाए वो 1.26 करोड़। ठीक है। उस टाइम जो बच्चे अपीयर हुए थे वो 56 लाख के अप्रोक्स बच्चे अपीयर हुए थे। और इस टाइम जो अप्रोक्सीमेट जो अटेंडेंस बताई जा रही है वो 75 लाख तक की ही बताई जा रही है। तो उस टाइम अगर अपन पर सीट कॉम्पिटिशन देखें तो पर सीट 500 बच्चों का कॉम्पिटिशन था CBT 1 के लिए, और यहाँ पे CBT 1 के लिए पर सीट 350 बच्चों का कंपटीशन है। क्यों ये कंपटीशन ऑल ओवर डिक्रीज क्यों हुआ है? डिक्रीज इसलिए हुआ है कि पिछली बार 14,000 वैकेंसियाँ थी, जो कि अब की बार इंक्रीज होकर 1.5 गुना इंक्रीज होकर 35,208 वैकेंसियाँ हो गई है। ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं बिलासपुर जोन के अंदर कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और अटेंडेंस कितनी रही है। देखो बिलासपुर जोन के अंदर 4,16,402 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ठीक है। ये अपने RTI के थ्रू पता लगाया गया था। इसके अलावा इसमें 50% कट ऑफ रही है। ठीक है। सॉरी 50% अटेंडेंस रही बच्चों की। तो अपन कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चों के अंदर कंपटीशन है। ठीक है। 2 लाख बच्चों के अंदर कंपटीशन है। अब बात करते हैं अपन इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में बच्चों के कितने अटैम्प्ट रहे हैं और कितने नॉर्मलाइज स्कोर हो सकते हैं, कितने नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अपन बात करते हैं पहले इजी शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों ने 70 to 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसी रेंज में लाई करते हैं। और जहाँ तक बात है मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 55 से 70 के बीच में बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है। ये जो एक रेंज है ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की है। ठीक है। जो भी हमने सर्वे किया था, बातें की बच्चों से, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेजोरिटी इसी रेंज के अंदर लाई करती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं एजी शिफ्ट में आपको कितने नॉर्मलाइज मार्क्स मिल सकते हैं, आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो अगर अपन बात करें एजी शिफ्ट की, तो एजी शिफ्ट के अंदर आपको 5 से 9 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है। 9 मैक्सिमम या 9 या 10 आपके मैक्सिमम मार्क्स, इससे ज़्यादा आपको एजी शिफ्ट में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अपन बात करें अगर हार्ड शिफ्ट की, तो हार्ड शिफ्ट में आपके 10 से 25 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक तो आप अगर देखा होगा, अपन थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा बाकी सभी शिफ्ट के एनालिसिस पे, तो अब की बार जो जो लेवल है शिफ्ट वाइज वो ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत ही इसके अंदर डिफरेंस है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो TCC ने जो नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न है, वो फॉर्मूला है, वो चेंज किया है। तो अगर अपन नोटिस करें तो इसके अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है सभी बच्चों के लिए, एक फेयर अटैम्प्ट होगा ये। ठीक है। अब अपन 2016 और 2021 की नंबर ऑफ वैकेंसीज कंपेयर करते हैं। ठीक है। ताकि अपने को एक फेयर आइडिया रहे कि कितना वैकेंसीज में डिफरेंस आया है, तो कितना कट ऑफ में डिफरेंस आ सकता है। चलो पहले अपन 2016 की वैकेंसीज की बात करते हैं। 2016 के अंदर 302 वैकेंसीज डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद 115 वैकेंसियाँ रद्द कर दी गई थी, जो कि फाइनल 187 वैकेंसियाँ ही बची थी। CBT 2 के लिए सिर्फ 4,530 बच्चे पास किए गए थे। ठीक है। और अब अगर बात करें अपन, तो 4 गुना ज़्यादा वैकेंसियाँ 2021 में 302 थी 2016 के अंदर। और आप देख सकते हैं
2021 में 1207 वैकेंसी है और कोई डिक्रीमेंट नहीं है अभी तक, ठीक है। तो 4 गुना वैकेंसियाँ इंक्रीज हुई हैं। तो इसकी वजह से अब की बार जो बच्चे CBT 1 के लिए पास किए जाएंगे वो होंगे 24,140 बच्चे, ठीक है। और जो अटेंडेंस रही उसके बाद जो आफ्टर एग्जाम जो कंपटीशन है CBT 1 के बाद वो वैसे ही 172 स्टूडेंट्स पे आ गया है, ठीक है, 350 से। तो परसेंट कंपटीशन डिक्रीज हो गया है। और दूसरी चीज़ देखें तो अब के बाद 24,000 बच्चों को पास CBT 1 में किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है, ठीक है। अब अपन आ गए हैं अपनी कट ऑफ पे। इस कट ऑफ को अपन 2016 से कंपेयर कर रहे हैं कि 2016 में कितनी गई थी और अब कितनी कम जाएगी, ठीक है। अगर अपन कट ऑफ की बात करते हैं तो 2016 के अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 68.79, ठीक है, जो कि अब की बार 60 to 63 के रेंज में रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 63 आपकी हाईएस्ट रेंज, इससे कम ही आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ रहेगी। और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, आप ये ध्यान रखें, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ठीक है। रॉ मार्क्स इसको आपको इसके आगे बताए जाएंगे, ठीक है। ओके, अब अपन बात करते हैं AWS कैटेगरी की। तो AWS कैटेगरी उस टाइम थी नहीं, लेकिन इस टाइम AWS कैटेगरी कट ऑफ 54 से 58 रहने के पूरे पूरे चांसेस है। अब कई बच्चे कमेंट करते हैं जो प्रीवियस मैंने और बाकी जोन में किया एनालिसिस उस पर कि AWS की कट ऑफ OBC से ज़्यादा नहीं रह सकती, OBC से कम रहेगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो लास्ट टाइम एक पैरामेडिकल वाले ही एग्जाम हुए थे जिसके अंदर AWS वाले बच्चे अपीयर हुए थे और उसके अंदर OBC से कट ऑफ कम रही थी, ये बात फैक्ट है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस टाइम जब वो पैरामेडिकल के जो एप्लीकेशन सबमिट हुए उस टाइम AWS बहुत कम पॉपुलेशन के पास था और आज काफ़ी पॉपुलेशन के पास AWS सर्टिफिकेट है और इसलिए AWS के अंदर काफ़ी पब्लिक है और कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज हो गया है AWS कैटेगरी के अंदर, और इसलिए इसकी कट ऑफ OBC से भी हाई रहेगी, ठीक है। तो यह आप इस वहम में ना रहें कि AWS की कट ऑफ OBC से भी कम रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। अब OBC की कट ऑफ 2016 के अंदर रही थी 60.70, जो कि अब की बार सिर्फ 47 से 50 की रेंज के अंदर रहने पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी की पिछली बार कट ऑफ रही थी 51.49, जो कि अब की बार 43 से 46 के रेंज में रहने के पूरे पूरे चांसेस है। और सिमिलरली अपन बात करते हैं ST कैटेगरी। ST कैटेगरी की पिछली बार कट ऑफ रही थी 50, जो कि अब की बार 40 से 42 रहने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो ये एक आपको आइडिया दे दिया गया है, ठीक है, कट ऑफ का। ये आपकी एक हाईएस्ट रेंज है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली, ठीक है, ताकि आपको CBT 2 की प्रिपरेशन करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। चलो अब अपन रो मार्क्स पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो जनरल कैटेगरी में अगर किसी बच्चे के 57 प्लस रो मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं EWS कैटेगरी, तो EWS को अगर 50 प्लस मार्क्स आपके बन रहे हैं रो मार्क्स, ये अपन रो मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बन रहे तो आप इजीली CBT 1 क्वालिफाई कर जाओगे, आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर अपन बात करें OBC कैटेगरी की, तो OBC के अंदर भी अगर आपके 43 प्लस मार्क्स हैं तो आप इजीली CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये देखो आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि कई बच्चों को क्या रहता है कि डाउट रहता है कि हम इस रेंज में हैं या नहीं है। देखो अगर इस रेंज से अगर आपकी कम है तो सॉरी, आप किसी और चीज़ की आप तैयारी कर सकते हैं, आप CBT 1 के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और लेट ना करें अपनी CBT 2 की तैयारी के अंदर, ठीक है। ऐसे अपन चलते हैं आगे। SC कैटेगरी की बात करें तो 40 प्लस मार्क्स चाहिए आपको CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए, रो मार्क्स। और ST कैटेगरी की बात करें तो 36 प्लस CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी रो मार्क्स की बात। अब अपन बात करते हैं फेज़ 7 कब तक कंडक्ट हो सकता है। देखो जो अभी कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कहा कि जुलाई स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो जुलाई के अंदर अपना अगर कंडक्ट होता है, ठीक है, जुलाई के अंदर अपना कंडक्ट होता है या जुलाई मिड में कंडक्ट हो सकता है अपना फेज 7, और मोस्ट प्रोबेबल जुलाई एंड में अपना आंसर किया जाएगी, ठीक है, और अगस्त स्टार्टिंग में अपना रिजल्ट आ सकता है।
तो अपन कह सकते हैं कि सितंबर स्टार्टिंग, मैक्सिमम मानो सितंबर स्टार्टिंग में ही आपका CBT2 स्टार्ट हो जाएगा। अब कई बच्चे कहते हैं कि पहले ग्रुप डी होगा फिर CBT2 होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ग्रुप डी पैरेलल में हो सकता है क्योंकि CBT2 के अंदर काफ़ी कम बच्चे अपीयर होंगे, ठीक है, काफ़ी कम बच्चे अपीयर होंगे CBT1 के कंपैरिजन में, इसलिए CBT2 को ग्रुप डी के साथ कंडक्ट करवाया जा सकता है। अब वो अलग चीज़ है, अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो वो तो अलग चीज़ है, फिर तो ग्रुप डी भी ना हो, फिर तो CBT2 भी ना हो। प्रैक्टिकल चीज़ तो यही है, इजीली कंडक्ट हो सकते हैं दोनों साथ के अंदर, ठीक है। और तो ग्रुप डी भी सितंबर स्टार्टिंग या फिर अगस्त एंड तक स्टार्ट हो सकते हैं इजीली। और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो चेकआउट भी कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।